अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नशर। मैं हूं मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते सफारती महाज पर कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसके बाद तासुर ये मिल रहा है कि आलमी इदारे और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें चेयरमैन पीटीआई को मुल्क के सियासी मंजरनामे का अहम शराकतदार समझती हैं। एक तरफ यूरोपीय यूनियन जिसे मोतबर इदारे ये कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे या नहीं, तो दूसरी तरफ आम इंतखाबात के जायजे के लिए मुबस्सिरीन को ना भेजने के इशारे भी दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि IMF जैसे इदारे एक तरफ हुकूमत की मुआशी टीम से नाको लकीरें निकलवाते हैं, तो दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम की हिमायत के हसूल के लिए जमान पार्क में हाजिरी दे रहे हैं, जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी आलमी क़ुव्वतों के लिए अहमियत के हामिल है। दूसरी जानिब मुल्क की अंदरूनी सियासी कशमकश की बात की जाए तो दुबई में होने वाली मुलाकातों के बाद PDM के कप्तान मौलाना फजल रहमान की अपने तहादियों से नाराजगी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने शिकवा करते हुए ये कहा है कि PDM को एतमाद में लेकर ही दुबई में मुलाकात करना चाहिए थी, जिसके बाद एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उन्हें फौरी तौर पर वजीर आजम ऑफिस मदऊ करके मुलाकात की, तो दूसरी जानिब कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने भी उन्हें मुलाकात के लिए दुबई आने की दावत दी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है नाजरीन कि आखिर दुबई में क्या प्लान बन रहा है और कौन से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आखिर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने साबका हुकूमत के TERF स्कीम के ऑडिट की मुखालफत क्यों कर दी है। बिजनेस कम्युनिटी PTI हुकूमत में सरमायाकारों के दरमियान बांटे गए $3 अरब की तहकीकात के खिलाफ मैदान में आखिर आई क्यों है, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। नुसरत साहब, सबसे पहले तो मुझे ये पिछला हफ्ता पूरा हमने चूंकि शो किया और काफी खबरें भी आपने दी हैं और काफी अहम डेवलपमेंट जो होती रही उस पर हमने बात की है। एक तासुर इस वक्त ये मिल रहा है हमें कि चेयरमैन PTI जिनको कहा यह जा रहा है कि अब उनको सिनेरियो से हटाया जा रहा है, सीन से आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारे आज भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे जाके जो है वो डिस्कशन की जाती है। स्टिल ही इज अ स्टेक होल्डर, आप समझते हैं? There is no doubt he is still a stakeholder and a big stakeholder. वो मेरे और आपके तस्लीम करने या ना करने से तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन इससे पहले इस मौजू की तरफ आएंगे। मैं आपने जो मौजू चुना है बहुत डेलिकेट है, इंटरेस्टिंग बहस होगी इसमें, लेकिन उसमें आपका कसूर नहीं है। हुकूमत ने, मैं नहीं समझ पा रहा क्यों, अभी थोड़ी देर पहले वजीर आजम साहब ने आज सुबह एक या दोपहर में एक फंक्शन था उससे खिताब किया। मेरी दानिश में वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसको ग्रीन इनिशिएटिव कह रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उसकी जुजियात, उसकी तफसीलात के बारे में आज नहीं बल्कि आज से 8-10 दिन पहले ही एक बड़ी वेल प्रिपेयर्ड मीडिया इनिशिएटिव के जरिए, कैंपेन के जरिए लोगों को तैयार करना चाहिए। भाई सही मानों में अगर आप ये कहो कि मैं जैसे जाती तौर पर हाइब्रिड सिस्टम के हमेशा खिलाफ हूँ, ठीक है, मैं सारी जिंदगी मजाक उड़ाता रहा गुज़श्ता 4 बरसों में कि जी सेम पेज वाली जो कहानी होती थी, लेकिन देयर आर सर्टेन इश्यूज। वहां पे उम्र के इस हिस्से में ये बात समझ में आई है कि शायद सेम पेज की यकीनन जरूरत होती है ऑन सम इश्यूज। उसमें सबसे बुनियादी मसला है कि दुनिया भर में इस वक्त शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अल्लाह मुंह में खाक, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जिनमें मौसमियाती तब्दीलियां भी शामिल हैं, उन ममालिक की फहरिस्त में बहुत जल्द आ सकता है जहां पर के ग़ज़ाई क़िल्लत, ग़ज़ाई बहरान होने के खदशात हैं। तो आपके पास बहुत लिमिटेड सा एक मौका है कि आप उस मौके से आप अपनी पेशबंदी कर लें। जैसे मसलन हिकमत कुरान है, सूरह यूसुफ है कि 7 साल के कहत की 7 साल पहले पेशबंदी कर दी गई, यानी कि ये एक हिकमत है, जो हिकमत है बिल्कुल। खैर,
तो उसको जहन में रखते हुए आज वो ग्रीन इनिशिएटिव बहुत बड़ा सेमिनार हुआ। मैं ये चाहता था कि उसकी तफसीलात लाइव होकर, और इससे पहले इसमें बाकायदा मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, रेगुलर मीडिया में, मेरे और आपके शोज में उनके चंक्स बने हुए होते, हम डिस्कस कर रहे होते कि यार ये आइडिया क्या है। बहरहाल सूरत अहवाल ये है कवरेज इतनी क्यों नहीं दी गई? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि चूंकि उसमें गुड इनिशिएटिव, आई थिंक शायद इस वजह से हुआ होगा कि चूंकि उसमें हमारे अस्करी इदारों ने भी बहुत एक्टिव पार्ट अदा किया है, तो गालिबन किसी सियाने ने ये कॉन्शियस कर दिया होगा कि अरे साहब ये ना महसूस हो कि आप लाठी पकड़ के चला रहे हैं या हाइब्रिड सिस्टम 2 हो गया। मैंने आपको पहले कह रहा हूं, जैसे मैं क्रिटिक हूं हाइब्रिड सिस्टम का, लेकिन अपनी जिंदगी गुजार देने के बाद सहाफत में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कम से कम 1 या 2 ऐसे मकामात आते हैं जहां पर के आपको एक पेज पर होना जरूरी हो जाता है। अब इसमें इम्कान ये है कि आइडिया ये बनाया गया है कि ये तमाम इदारे मिलके, वफाक और सूबाई हुकूमतें भी मिलकर, ये लोग जो हैं वन विंडो ऑपरेशन के जरिए हजारों एकड़ अराजी जो है, जो अभी पानी ना होने की वजह से, मुनासिब बीज ना होने की वजह से खराब हो रही, उसको रिट्रीव करके तो उसको लीज पर इंटरनेशनल एजेंसीज को दिया जाए, जिसमें कि वो गैर मुल्की, खास तौर पर खलीजी ममालिक के जिन्हें खुराक की जरूरत है, वो आए, इन्वेस्ट करें, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उन्होंने अपने यहाँ उसको जितना यूज करना था, अब उनकी मशीनरी फारिग है तकरीबन, वो हमारे यहाँ ट्रांसफर हो जाए। अब ये कर्जा नहीं है, ये मदद नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सनतकारी है, और बिलाखिर ये अरबों तक लेकर जा सकती है। और हमारे बेजमीन किसान जो वैसे स्किल्ड होता है, जिसे जमीन का पता है, जिसे आती है, मुझे याद है कि इससे पहले मैं दूसरी या तीसरी जमात का तालिब इल्म होता था, बहुत वसी पैमाने पर एक इसी तरह का पैगाम, लेकिन उस वक्त अमरीकी एड से शुरू हुआ था, अमरीकी एड से, अब हमारे बरादर ममालिक की सरमायाकारी से है। और उसमें मुझे अभी तक याद है कि मेरे बचपन में शाम में रेडियो पाकिस्तान से ये प्रोग्राम होता था जिसका पहले थीम सॉन्ग होता था, वदाओ खेत की पैदावार, वदाओ खेत दी पैदावार, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई विश के मेरे जैसे नाकारा लोगों को भी और आप जैसे नौजवान लोगों को इसके बारे में पहले ब्रीफ किया जाता, इसके बारे में मजीद आगाह किया जाता, ताकि एक हाइप बनाया जाए, और फर्ज करें अगर उसमें कुछ एतराजात हैं तो उन पर अभी बात हो जाए, ठीक है ना। लेकिन नजर बज़ाहिर एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो मेरा ख्याल है कि उसको प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया गया, उसको मैं कोताही कहूंगा, या जरूरत से ज्यादा इसलिए उन्होंने नहीं मैं किया। वही कहा जी वो ये कि यार की शर्मिंदा लोग ये न समझे कि ये कोरा है, हम एक पकड़ के चलाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, आप बताइए, हुक्म कीजिए। हुक्म ये है कि हुक्म ये है कि आलमी इदारे चेयरमैन पीटीआई को इतना इम्पोर्टेंस या इस मुल्क का इतना मेन स्टेक होल्डर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, नहीं वो कोशिश, ये एक तासुर मिल रहा है, ये एक तासुर मिल रहा है, ये गलत बात है, गलत बात मत करो। अच्छा, मैं उनका हमेशा नाकिद रहा हूं, आज भी हूं, एंड नो अपॉलॉजी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन वो पहले से एक रियलिटी है, एक बंदा सियासत में है, सियासी तौर पर रेलेवेंट है, इख्तदार से महरूम होने के बावजूद उनका अपना एक वोट बैंक है, वो कंसोलिडेटेड है, ठीक। लेकिन इसी बात को आप पलट के देखिए कि ये साहब थ्रू आउट जब ये करप्ट निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे थे, स्टेटस को के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे थे, तो ये बार बार आवाम से खिताब करते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर ये अहद नहीं किया करते थे कि मैं IMF के पास पाकिस्तान की मदद के लिए रुजू करने से खुदकुशी को तरजीह दूंगा। बिल्कुल। अब उनके बंदे आके मिल रहे हैं इनसे। ओ बाबू सुनो तो सही ना, गए ना, गए। अपने सबसे ज्यादा वफादार आदमी असद उमर को इन्होंने फर्क किया, अपना पहला बजट देने से पहले गए, हफीज शेख को दरामद किया, उन्होंने 3 साला मुआहिदा किया, उस मुआहिदे ने जब थोड़ा सा इस्तेकाम पैदा किया, स्टेबिलिटी आई, ठीक है,
اور اس کے جو پولیٹیکل کاسٹ تھی وہ انہیں دینا پڑی. انہوں نے جب حفیظ شیخ کو کھڑا کیا اسلام آباد سے سینٹ کے لیے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ عجیب کہیں غار میں چھپے ہوئے تھے وہ انگڑائی لے کر بیدار ہوئے اور وہ یہاں سے جیت لیے. وہ بالکل انہوں نے ان کو یوں قربان کیا اور بینکر لے آئے شوکت ترین صاحب. اور آخری جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو اس وقت جو شرائط آپ نے طے کی تھی آپ نے ان سے روح گردانی کرتے ہوئے آپ نے منجمد کر دی قیمتیں. ہو گیا نا. آئی ایم ایف نے کہا اوکے فائن. تو پھر ساڑھے 9 قسط نہیں تھے تو نہیں ملی نا. تو پھر وہ ان کا وفد مل کیوں رہا ہے, ان سے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں بابو اور اتنا اسٹیک ہولڈر آپ سمجھتے ہیں اسٹیک ہولڈر ان کو؟ جی میں سمجھتا ہوں. کیا ہوا ان کو اور کیوں؟ اس لیے کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں, ان کی ایک ووٹ بینک ہے ٹھیک, اور جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس میں کیا بری بات ہے بھئی, کوئی اچنبے کی کیا بات ہے. لیکن میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آئی ایم ایف زبردستی کر رہا ہے, اور آئی ایم ایف نے کیا کیا ہے. ان کے تو اب عاشقان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ منظور کرتے ہیں, اپروو کر رہے ہیں, تو سر جب ہم یہ کریں گے 9 مہینے والا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ورنہ 9.5 نہ آئیں. پھر ایسا نہیں ہے. انہوں نے بلکہ یہ پیغام دیا ہے, سفارتکاری میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں, بہت ہوشیاریاں ہوتی ہیں. انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ صاحب جی بندے دے پتر بننا, یہ پروگرام ہے, اس کو انتخابی مہم میں متنازع نہ بنائیے گا. یہ آپ کے بھی, آپ کی سیاسی جماعت کے بھی انٹرسٹ میں ہے اور آپ کے ملک کے وسیع تر مفادات میں بھی ہے. اور ان دا اینڈ کیا ہوا ہے کہ ان کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں ہم اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے. تو آخر میں جیتا کون؟ نہیں, آخر میں کس نے کس سے کیا نکلوایا؟ آئی ایم ایف. بابو جو تکڑا ہوتا ہے نا وہی جیتتا ہے. کسینو آلویز ونز. یہ بیسک انگریزی کا محاورہ ہے کہ جوئے میں جب تم کھیلنے جاتے ہو ایسی سلاٹ مشینوں میں پیسے ڈالتے ہو, لیکن آخر میں جہاں یہ سلاٹ مشینز لگی ہوئی ہوتی ہیں وہی جیتتی ہیں. تو اس وقت کا دور حاضر کا کسینو جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے. جیت کے تو وہی آئے نا, انہوں نے کہا جی ہاں بالکل, ہم بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. چل رکاوٹ نہ لیں گے, لیکن ابھی پھر سٹل جو آپ کی یورپین یونین ہے ان کو آگے انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اچھا, اب اس سلسلے میں بھی میں پھر آپ سے عرض کروں گا, آپ غالباً آپ کے خیال میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے آپ یاد رکھیں. میں نے کہا ایک مبصر نے صرف ایسا کہا, بٹ ایک صاحب میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ بات بالکل اچانک نہیں ہوتی. یورپین یونین مجھے بھی بہت دفعہ جب میں جوان تھا اور متحرک تھا اور واقعی رپورٹنگ کرتا تھا تو میں بھی تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے کسی نہ کسی ملک کے دورے پر ہوتا تھا. وہ بلاتے ہیں, یہ دنیا بھر میں ہے, وہ آپ کو بلا کے وہ اپنے دے want to tell your side of their side of the story وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سے کوئی بات نہیں. یورپین یونین ایک ادارہ ہے, اس کی سرٹن جو ہے وہ کہ جی ہم جمہوریت کے لیے ہیں, ہم انتخاب کے لیے ہیں, ہم انسانی حقوق کے لیے ہیں, فلانا فلانا فلانا. اگرچہ میں تو بھائی حکومت نہیں ہوں نا, میں تو ایک عام شہری ہوں. میں بطور صحافی کے کہتا ہوں یہ جو نام نہاد انسانی حقوق کے مامے بنتے ہیں میرے فرانس والے اور سویڈن والے اور جرمنی والے, یہ ضیاء الحق ان کی آنکھ کا کتنا لاڈلا تھا, کتنا پیارا تھا, اور وہ صحافیوں کو برسر عام کوڑے مارتا تھا. اس وقت ان کی محبت کہاں تھی؟ اس لیے کہ اس وقت ہی واز ڈیلیورنگ ان افغانستان اگینسٹ سوویت یونین. تو چھوڑا کرو نا اتنا بڑا پاکی ادامہ کی حکایت, یہ ڈرامی ہے, 2 نمبریاں ہیں. یہی انسانی حقوق کے جو اتنے بڑے چیمپئن ہیں. میں تو حکومت نہیں ہوں نا, لہذا میں تو کھل کے بات کر سکتا ہوں. بھائی میں کو ڈرتا ورتا ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں ایک پاکستانی صحافی کے طور پر جو میں نے آنکھوں سے دیکھا میں تو اس کی بات کروں گا نا. ابھی یہ جو یونان میں جو جہاز گرا ہے ان کی اپنی رپورٹ ہے, میری نہیں ہے. ان لوگوں نے پولینڈ کے شہر وارسا میں
वो मॉनिटर रखे हुए हैं जहाँ पे आता रहता है कि ये जो इटली और ये वो इधर ये जो इलीगल इमिग्रेंट जा रहे हैं, छोटे ट्रॉलर्स वगैरह, इनकी मूवमेंट कैसी जा रही है। वहां पर 7 घंटे पहले अलार्म टलियां खड़क गई सन, इन्फॉर्म किया गया था। ये गिर गया है, गिरने वाला है, ये जहाज दरिया बुर्द हो जाएगा, इसमें अपेरेंटली 600 प्लस लोग हैं। वो सैटेलाइट इमेजरी ये वो, उन्होंने यूनान वालों को कहा कि जाओ भाई जाके को रेस्क्यू वगैरह करो। उन लोगों ने बाबू बजाय रेस्क्यू मिशन भेजने के उन्होंने बाकायदा वो जो एंटी इमिग्रेंट आते लोग, तो इमिग्रेशन के हवाले से जो बेहिसी और सफाकी है। दूसरी आपको बात बताऊं, आजकल सूडान में खाना जंगी हो रही है। खाना जंगी किन किन के दरमियान हो रही है? ग्रोहों के दरमियान नहीं। एक फौज थी, फौज ने एक स्पेशल यूनिट बनाया था, वहां पे दारफोर एक इलाका होता था, वहां पे बगावत पर कब्जे के लिए। ठीक, वो जब उनकी कैपेसिटी बहुत डेवलप हो गई ना, तो उनको यूरोपियन यूनियन, एक्सक्यूज मी, हेलो, यूरोपियन यूनियन ने लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया कि आप ये समझते हैं मखसूस सर्विलेंस के लिए, इंटरसेप्शन के लिए, ये वो। क्यों कि आप सूडान और लीबिया से जो इमिग्रेशन होती है उस पर भी निगाह रखें और हमें इत्तला दीजिएगा। अब वो उसी इक्विपमेंट और उसके बलबूते पर वो सूडान की फौज से झगड़ा कर रहे हैं, और खार्तूम जो कैपिटल है सूडान का, वो 2 कैंप्स में यूं बदल गया है। तो छोड़ा, इट शोज डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मयार साबित होता है। तो उसके बावजूद भाई ब्रेक का भी टाइम चल रहे हैं तो कर ले, लेकिन ये कि वो यूरोपियन यूनियन ने कहा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बाकी कहानियां। और अब आने वाला वक्त बताएगा। और कुछ दुबई में फैसले हो रहे हैं, वो क्या फैसले हो रहे हैं? क्या वहां पर भी डिसाइड हो रहा है कि आम इंतखाबात वक्त पर होने हैं या मजीद वक्त गेन किया जाएगा? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नुसरत जावेद साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब नाराज हो गए हैं। वो कह रहे हैं मुझसे मुलाकात जो हुई है उसके बारे में ना डिस्कशन की गई, ना इत्तेमाद में लिया गया। दुबई में क्या चल रहा है? इतनी क्यों टेंशन हो रही है मौलाना फजल रहमान साहब को? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई में चल क्या रहा है। एक तो देखिए, बात सुने मेरी, सियासतदान हैं, नाराज भी होते हैं, बिल्कुल, और आज वो वजीर आजम साहब से भी मिल भी लिए हैं। और अब खबरें ये भी चल रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं, वो खबर थी कि सऊदी अरब से सीधा लंदन चले जाएंगे, वो दोबारा वो दुबई लौट आए हैं। और आइडिया अफवाहें हैं कि जी ये है कि मौलाना साहब को कहा जाएगा ये सब बात करें। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा गलत तासुर है कि दुबई में पीडीएम का इजलास तो नहीं हुआ ना। देखिए, टेक्निकली पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और दीगर जमातें, भानुमती का कुंबा मैं जिन्हें कहता हूँ, वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। दे आर मखलूत हुकूमत। बिल्कुल। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। वहां जो मुलाकातें हुई हैं वो बुनियादी तौर पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के माबैन हुई हैं। उन दोनों के माबैन जो बातें हुई हैं उसके बारे में बिलावल भुट्टो साहब को कुछ इल्म हो तो हो, मरियम बीबी साहिबा को इल्म हो तो हो, बाकी सबको मैंने बहुत टटोला है। किसी को भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, सारी उम्र जो है रिपोर्टिंग में गुजार दी है बीबी, कोई बंदा ये जुर्रत नहीं दिखाता कि मान ले के अल्लाह की कसम मन नहीं पता। लोग ऐसे नहीं करते हैं। ठीक, they portray that they know but in actual they don't know। नहीं, पता ही नहीं है, क्लूलेस है। ठीक है। ठीक, अच्छा, अब वहां की बहुत ज्यादा पक रही होती तो आसिफ जरदारी अभी भी वहां मौजूद होते। देखिए, उन्होंने एक मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने ईद का दिन, जाहिर है उनकी बच्ची बख्तावर वहां रहती हैं, उनके बच्चे भी हैं, और एक नाना के तौर पर उन्होंने अपनी बेटी और अपने नवासे नवासियों के साथ यानी वक्त गुजारा, अच्छा यानी गुड टाइम। उसके बाद वो वहां से उन्होंने जहाज लिया और अपने आबाई घर आ गए और अपने माँ बाप की कब्रों पे जाके वो दुआ वगैरह कर रहे हैं। अब
नवाब शाह में उनकी जिन लोगों से बात हुई है उनमें से 4-5 लोगों से मेरी भी बात हुई है। अच्छा, और अलग अलग क्या बात हुई है? वो ये कहते हैं यार वो ज्यादा बात तो नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने मियाँ साहब को ये कहा है कि देखिए साहब, हमारे लिए 12 एक आइडिया चल रहा था ना कि मौजूदा हुकूमत का वक्त बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल। तो आसिफ अली जरदारी उसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी जी, जरदारी साहब भी कह रहे हैं वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। कैटेगोरिकली ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अक्टूबर या नवंबर? देखो बीबी, अगर वो 10 ख्वाजा आसिफ तारीख साहब को, कह रहे हैं ना कि थोड़ी गर्मी होती है अक्टूबर में, तो अरे नवंबर में भाई कर फर्ज लेंगे। करो, अगर देखो बात जैसे उस दिन भी मैं आपको कह रहा था, अगर 12 अगस्त रात 12 बजे तो फिर आइन के तहत आपको हर सूरत 60 दिनों में इलेक्शन करवाने हैं, और अगर 10 को किया तो 90 तो 90 दिन, तो 90 दिनों में नवंबर के पहले हफ्ते की भी गुंजाइश निकाली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले तो ना होगा। मुझे यूँ महसूस हो रहा है इस वक्त तक कि रवां बरस के नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन न हुए तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अलग हो सकती है। एक किससे, हुकूमत ही नहीं रहेगी। हुकूमत से तो आप वैसे ही ख़त्म हो गई ना भैया। यार खरबूजे पे छुरी गिरे या खरबूजा गिरे, हैं दोनों सूरत में 10 अगस्त को तोड़ो 12 को तोड़ो, अगला मोड़ जुदाई का है। ठीक, हुकूमत ने खत्म होना है। लेकिन फर्ज करें कि अगर इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश हुई तो देखिए ना, इस वक्त अपोजिशन का जो पंडाल है उस पे इजारा तो उसी का है ना जिसका आप कह रही थी कि शराकतदार कैसे और IMF ने बना दिया और ये वो। फिर कहेंगे हम भी तो पड़े हैं राव में, असी तो हम 10 ने अपोजिशन क्यों दिए, हम तो पीपल्स पार्टी के बुनियाद जमहूरियत हमारा असूल है। वक्त पे इंतखाबात तो हम बनने की गुंजाइश, और उनके साथ मेरा ख्याल है इस ज़िमन में ANP भी उनका साथ देगी। और अब तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि वो चाहते हैं कि वक्त पे इंतखाबात हो। तो इसकी मुझे तो कंफ्यूजन चलिए, अब बाहर उन्होंने बुला लिया, लेट्स सी क्या प्लान बनता है, क्या होता है। लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, ये तासुर मिल रहा है कि उनकी पार्टी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी, उनको ये मशवरा दी है कि 14 अगस्त को वापस आ जाए मुल्क में। आपको आते दिखाई दे रहे हैं? हमारे लाहौर की गलियों में कहते हैं मैं पोली से अब रेडी भी नहीं। 14 अगस्त को क्यों आए? मैं आपको बार बार कहे चला जा रहा हूँ कि 14 अगस्त को आने का मतलब है उतर के सीधा जेल जाना। और आजकल बरसात है भैया, बरसात में जेल में बहुत छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े और मच्छर बहुत होते हैं। अभी आप देखिए नहीं, आज परवेज इलाही साहब, उनको क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो फिर गए क्यों थे? अबू खान गया सर, मैंने भेजा था उन्हें। बीमार थे ना सर वो, तो तब अरे यार बस छोड़ा, बीमारियों तो मतलब जा सकता है, चेकअप करवाने के लिए सभी जाते हैं। इंतहाई दयानतदारी से मैं किसी भी सियासतदान के बारे में वो लबो लहजा और जबान अख्तियार करने से गुरेज करता हूँ। ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट ये कोई वैसे ही कोई रीजन ना हो कि गर्मियां हैं या वो, तो मैं क्या कहूँ। देखो, एक सीधा साधा आदमी वो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क वाली पार्टी नहीं है। चले ठीक है, यूं कह लें, ये मुनासिब लगा आपको? शहजाद अकबर साहब भी अब नवाज शरीफ अच्छे आदमी लग रहे हैं। अरे और भी बहुत सारे लोगों को देखो, जब वक्त बुरा आए तो बहुत सारे लोगों को फिर अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। वक्त अच्छा है तो अच्छे लगते हैं, बुरे में कौन अच्छा लगता है? अच्छा ही है ना उन पे। देखिए, उनके छोटे भाई इस वक्त वजीर आजम है, उनके भतीजों पे जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस थे टक 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 खत्म हो रहे हैं। लेकिन शहजाद अकबर साहब क्यों कह रहे हैं? वो तो ओपोनेंट है ना। शहजाद अकबर साहब को आप ख्याल आया होगा तो टाइगर है इमरान खान साहब के मेरा नहीं थे, अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है ना, अब तो चले गए। टाइगर टाइगर तो इधर हुआ करते हैं। नहीं, वो तो उजरती कातल है ना, जो अच्छा अपना उधर चले जाएंगे। उन्हें क्या है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये एक टेक्नोक्रेट आदमी है ना, तो वो देखेंगे, वो है चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, तो क्या बुराई है इसमें? आई डोंट थिंक कि वो उनकी बात को मैं आपको इतना वजन दूंगा। वो अगर वादा गुआ भी बन जाए तो मैं हैरान नहीं हूँ। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लगता है वैसे शहजाद अकबर साहब कहीं NRO मांगते दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा एग्जिट ले लें चीजों से?
ये बयान वरना ना देते, कोई जरूरत नहीं थी। तुकनी मरने भी आप वहाँ बैठे हो, मैं चिल करें, अच्छी रौनक लगाई हुई है आपने। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप देख रहा था, वो कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे थे और वो हैरत हुई कि वो एक वो तान पलटा था, उस पर दांत भी देते पाएगा। तो हमारा होंगे साहिब ज़ौक़ में, मुझे शक्ल से कभी नहीं लगे थे। तो शक्ल से कौन जज करते हैं सर? आप जज बहुत करते हैं वैसे, अब इतना जज भी नहीं, जजमेंटल मोड में भी नहीं जाना चाहिए। मैंने कब, अच्छा मैंने आपको कभी जज किया? क्यों ऐसे खम ये नहीं कि मेरा तवा लगाना आप जरूरी समझती हो। मैं हैरान हुआ, लेकिन ये बयान देने की नजर बज़ाहिर कोई जरूरत को तुक नहीं बनती थी। हाँ, उन्होंने एक अच्छा सीजन लगा के भले वक्तों में नीवे नीवे होकर निकल के तो बैरून मुल्क चले गए। अब चिल करते और खामोश रहते, एंजॉय करते जब तक कि वो पैसे खत्म नहीं हो जाते अच्छे दिनों का। लेकिन ये बयान देने की क्या जरूरत हो? तो यही तो सवाल मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बयान वही देने कह रहा हूँ, इससे तुक यही बनती उम्मीद थी? होगी कि भाई चलो यार, अगर कोई रास्ता वापसी का निकलता है बाइज्जत, तो जरा यहाँ से तो जरा रास्ता चेक ले करने, लेते हैं। नहीं टिटोल के देख लें क्या है। विंडो शॉपिंग भी तो बंदा करता है। विंडो शॉपिंग, चले इसको क्या ख्याल है? पॉलिटिक्स की जुबान में वैसे एनआरओ मांगने के मुतरादिफ समझा जाता है। चलें, आप माने ना माने। ब्रेक का टाइम है नाजरीन, ब्रेक के बाद हम करेंगे 3 अरब डॉलर्स की तहकीकात के खिलाफ पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी क्यों मैदान में आ चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दोस्तों जावेद साहब, हमने लास्ट वीक अपने प्रोग्राम में एक स्टोरी भी की थी और काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था। 3 अरब डॉलर्स की जो बंदरबांट की गई थी सरमाकारी के नाम पर कि कोविड है तो बिजनेस को बढ़ाना है, उस पर हमने स्टोरी की थी। अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, वो काफी खुल के सामने आ रहे हैं इसके खिलाफ कि इस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि तो अच्छा इकदाम किया गया था पीटीआई के दौर में। नहीं, उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव देखो एक बयान दिया है बड़ा जामे, और वही जो आप जो कह रही हैं कि वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आप इस वक्त, मैं जो टाई लगा के बैठा हुआ हूँ और सुर्खी पाउडर भी लगाया है तो ये हम बैठे हुए हैं रेगुलर टेलीविजन पे। बिल्कुल। रेगुलर टेलीविजन का धंधा चलता है इश्तहारों से। बिल्कुल। हाँ, तो कारोबार दुनिया में चल रहा होगा पाकिस्तान में तो हमारा धंधा भी चलेगा ना, हमें इश्तहार आएंगे हमारा, तो हम क्यों बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ होंगे? ऐसा ही है। इट्स एज सिंपल। हाँ, हम यूट्यूब कर रहे होते तो अलग बात है, तो किसी की नीयत पे भाई शुबा नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने बेईमानी की है, इन्होंने जुल्म किया है। हम तो देखो, एक पॉलिसी जो है वो हुकूमत बनाती है और इन दिस केस स्टेट बैंक का गवर्नर बनाता है। आपको 3 अरब डॉलर की सहूलत दी आलमी इदारों ने, जिसमें IMF भी शामिल है, वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, दीगर लैंडर्स, कि हाँ भाई कोरोना की वजह से आपके कारोबार बैठ गए हैं, आप इतनी रकम जो है, जो बहुत माकूल पाकिस्तान के हवाले से बहुत मुनासिब रकम है, आप ये 3 अरब डॉलर लोगों में जो है, जो इंटरप्राइजिंग लोग हैं, जो कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं, जो मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें आसान अक़साद में बांट दें। बिल्कुल ठीक। अब इस मामले को मैंने तो नहीं उठाया, ये कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उठाया, और मैं आपको ये कहता रहा कि बदकिस्मती से इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मसला ये है कि जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है वो मौजूद नहीं है। वरना अगर आइंदा दिनों में उठा होता तो अभी यानी एहतसाब से ज्यादा लोग जो है शिकंजे में आ गए होते। ठीक। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक गुड पॉलिसी होती है, एक बैड पॉलिसी होती है। बिल्कुल। हमारा रोना दाद फरियाद ये है कि रजा बाकर साहब, जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर थे उन दिनों, मदारुल महान थे, और उन्होंने साबिका हुकूमत की आशीर्वाद और मंजूरी से ये रकम उन लोगों में तकसीम कर दी जो पहले ही मुख्तलिफ कारोबार और धंधों के इजारादार थे। बिल्कुल। हमारा दाद फरियाद ये थी कि भाई ऐसा वाकया जो है 1960 की दहाई में भी हुआ था कि हमें इस मुल्क में सनतकारी के नाम पर जितनी भी गैर मुल्की इमदाद मिली,
वो हमने पहले से इजारादार सेठों में बांट दी और उसके लिए थ्योरी ये बनाई गई कि जी ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि ये लोग और मिलों में मिलें लगाते रहेंगे, कारोबार बढ़ेगा तो बारिश की तरह बरकत भी कतरा कतरा करके गरीब आदमी तक भी आएगी। नहीं आई, बल्कि ये हुआ कि अयूब खान साहब के 10 साल दौरे इक़्तिदार के पर हुआ कि 22 खानदानों ने मुल्क के हर कारोबार पे कब्जा कर लिया और जिसके नतीजे में बिलाखिर एक शदीद अवामी तहरीक भी चली और बादज़ा जो नई हुकूमत आई उसको नेशनलाइजेशन करना पड़ी। हमारा जो फरियाद थी, अर्ज ये थी कि क्या बेहतर ना होता कि यही रकूम जो है, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि जी हमारे यहाँ हर जगह जदीद तरीन जो है मशीनरी लगे। पाक बुनियादी तौर पर खरगोशों की तरह तो हम बच्चे पैदा करते हैं भाई, और हमारे यहाँ इतने लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद कब से बेरोजगार है। और बेरोजगार से कि भाई आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि फर्ज करें कि हमने एक ऐसे छोटे कारोबारी आदमी को जिसने 100 या 150 लोगों को मुलाजमतें दे रखी हैं, अगर उसको ये ऐसा कर्जा दिया जाता और वो उसको इस्तेमाल करता तो फिर करते कि यार अगर उसने इसकी वजह से 150 की बजाय 300 कर लिए हैं तो वो एक अच्छी पॉलिसी होती। लोग तो वैसे बाहर ही जा रहे हैं, बच्चे जिनको आप कह रहे देना चाहते उनको तो नहीं मिला। तो अब देखिए ना, आप खुद कह रही हैं ना, और आप कह रही थी कि आपके अपने जाती, आज आप मुझे कह रही थी ना, बिल्कुल। और जाहिर है कि मैं आपकी बात को, आपको प्रोपेगेंडिस्ट तो नहीं है ना, आप तो ये बात मेरे साथ शेयर कर रही थी और फिक्रमंदी से कर रही थी। तो मैं आपकी एज ग्रुप पे एतबार करूंगा ना बाबू। बिल्कुल, हमारे पे सर्कल में रहा है। लेकिन आपने रजा बाकर साहब की बात की है सर, उनको तो बड़ा इंटेलिजेंट कंसिडर किया जा रहा है। कह रहे हैं जो भी डील हुई IMF के साथ उसमें भी काफी, एलन मस्क भी बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन जो IMF की भी डील हुई है उसमें बहुत रोल है उनका। ये अभी जो हुई है उसमें बहुत अहम रोल है उनका। ये किसने कहा आपको? कहा जा रहा है जो भी मुआहिदा हुआ उसमें बहुत ज्यादा इनका रोल था। और आगे शहर इक़्तिदार में खबरें चल रही हैं सर, जीरो, सब गलत फहमी, सब नाम नेहाद बेबुनियाद। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन खबरें आ रही हैं उनका नाम निगरान वजीर आजम के लिए फाइनल हो रहा है। वो इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ये एक फर्क होता है जब आप जो है किसी ओहदे के लिए मचल रही हो, तड़प रही हो, अपने तमाम ताल्लुकात इस्तेमाल कर रही हो, ये एक चीज है। लेकिन मैं चूंकि आपका खैर खा हूं, मैं जाकर लोगों को कहूं यार वो मारिया को मेरा ख्याल है कि वो चैनल का हेड बना रहे हैं, ऐसे होता है। लॉबिंग करनी पड़ती है, ऐसे हो नहीं तो लॉबिंग कर रहे हैं ना। देखिए मेरी एक बात सुने, ये IMF को इतने ही अजीज, इतने ही चहीते, इतने ही लाडले होते तो इन्हें पाकिस्तान के लिए स्पेयर क्यों करते? उन्होंने इन्हें कहा कि इन्होंने जी ला जाओ होते तो स्टेट बैंक का गवर्नर ला दो। ठीक, आ गई समझ के नहीं? और भी कुछ पॉइंट टेकन, नहीं पॉइंट टेकन, बट चले अब उनके बारे में बातें हो रही थी, आपसे शेयर कर लेते हैं। इस दौरान वो एक दो मरतबा दुबई भी गए हैं, लेकिन दुबई जाने का हरगिज ये मतलब नहीं, यहाँ पे तो हर पाकिस्तानी के पास 4 पैसे हैं, वो शॉपिंग के लिए वीकेंड पे चला जाता है। इतना आसान भी नहीं सर, इस वक्त खत्म हो चुका है। जो चलो वक्त खत्म हो जाएगा। बहरहाल मुझे नहीं ख्याल कि उनका दाव लगेगा। आपको ये लगाएंगे? मैं बस, आप कह रही हैं वक्त खत्म हो गया, मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं ख्याल कि उनका दाव लगेगा। चले अब वो वक्त बताएगा कि कौन निगरान वजीर आजम आता है। वक्त खत्म हो जाएगा नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।